नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, भारत सरकार की ओर से, और वो ये कि अगर आपको ध्यान होगा तो फरवरी 2020 एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ बजट में, जब देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण साहिबा जो है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि आने वाले समय में हम लोग एक ऐसे एग्जाम की प्रक्रिया, एक ऐसे प्रोसेस की ओर आएंगे जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीईटी के नाम पर जाना गया। और इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। वो जो एजेंसी होगी उसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण के नाम पर जाना जाएगा। अब आने वाले समय में जितने भी वो एग्जाम जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम आपका इसी संस्था के द्वारा कराया जाएगा। और इसको एक नाम दे दिया गया है सामान्य पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके माध्यम से करवाया जाएगा। एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ी कवायद है, और इसके माध्यम से बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है भारत में आने वाले समय। और उसके पीछे देखिए कारण क्या है। कई कारण हैं जिस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब बात यह आती है कि इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या एनआरए में कौन कौन से विभाग, कौन कौन से संस्थाएं शामिल होंगी जो अब तक अपनी अलग अलग परीक्षाएं ले रही थी। जैसे रेलवे अपना एक अलग एग्जाम करा रहा था। आप में से बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ने पिछले बार का एग्जाम भी दिया होगा। तो अब इस तरह के जो एग्जाम होते हैं वो आपको अलग अलग भरना नहीं होगा, अलग अलग फीस नहीं देनी होगी। इसी तरह से कर्मचारी चयन आयोग, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है, एसएससी जो शॉर्ट फॉर्म में एक प्रचलित नाम है, इनके भी अपने सीजीएल यानी कि ग्रेजुएट लेवल का अलग एग्जाम होता है, सीएचएसएल का अलग एग्जाम होता है, मल्टीटास्किंग जो कि 10वें पास बच्चे दे सकते हैं उसका अपना अलग एग्जाम होता है। तो ये ढेर सारे जो अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं, इनको एक ही साथ एक ही संस्था के द्वारा करवाया जाएगा। बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे हम लोग आईबीपीएस के नाम पर जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहा जाता है, जिसमें आपके क्लर्कल, बैंक क्लर्क की और बैंक पीओ की जो एग्जाम अलग अलग, यानी ये वो संस्थाएं हैं जो अलग अलग एग्जाम ले रहे थे। आप या मैं वो छात्र या वो प्रतियोगी हैं जो इन सारे एग्जाम को भरते हैं, इन सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, अलग अलग फीस भी दे रहे हैं, अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो आने वाले नौजवान बच्चों पर पहले से पढ़ रही थी और अभी भी पढ़ रही है, उसे खत्म करने की कोशिश। क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ऐसा सिलेबस डिजाइन करें, एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराए जिसमें हमारा ये बच्चा, जो अलग अलग बच्चा इधर उधर परेशान हो रहा है, उसको एक एग्जाम मिल जाए। एक एग्जाम के तहत वो आने वाले समय में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करे। अलग अलग एग्जाम, अलग अलग तैयारियां, ढेर सारी परेशानियां। तो इन सारी सोच को, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये कवायद आज से नहीं, करीब करीब मान के चलिए पिछले 2 साल से कोशिश चल रही थी कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। राज्यसभा में जब ये प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, विधेयक, तो वहां पर पारित कर लिया गया, क्योंकि जितनी भी आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होंगी उस पर राज्यसभा का पूरा अधिकार होता है। तो राज्यसभा की ओर से संस्तुति मिल गई। जब वहां से पारित हो गया तो अब सरकार को इस पर कार्यवाही करनी थी। बजट के थ्रू वित्त मंत्री साहिबा के द्वारा इसे बता भी दिया गया कि जल्दी ही हम लोग ऐसे ही किसी प्रोसेस पर आने वाले हैं, जिसका डिक्लेरेशन 19 तारीख को कर दिया गया, 19 अगस्त को कर दिया गया। वैसे भी देखा जाए तो अगस्त का जो महीना है ना, भारत के राजनीति में भारत के लिए बहुत ही क्रांतिकारी वाला युग रहा है हमेशा से। आजादी की लड़ाई हो चाहे जो भी हो, ये सब अगस्त के महीने में हुई है। तो ऐसी भी क्रांति जो करनी थी प्रतियोगी क्षेत्र में बच्चों के लिए, उसके लिए भी अगस्त का ही महीना चुना गया है और अब ये घोषित कर दिया गया। सवाल ये है कि साहब ये एनआरए क्यों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों? तो इस एजेंसी के देखिए फायदा सबसे बड़ा ये कि हम लोग अलग अलग परीक्षाएं दे। अभी मैंने आपको कुछ संस्थाओं के नाम बताए, जैसे रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग सेक्शन है, ये अलग अलग एग्जाम कराता है। इन अलग अलग एग्जाम के लिए वो अलग अलग आपसे शुल्क लेता है, अलग अलग फीस लेता है। तो आपको अलग अलग फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप
बैंक के लिए भी फीस कर रहे हैं आप, एसएससी के 3, 4, 5 जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए भी फीस कर रहे हैं, रेलवे के लिए भी। यानी कुल मिलाकर जो एक आर्थिक चोट पड़ रही है बच्चे के ऊपर, रोजगार नहीं है, बेरोजगार बच्चा है, उसके पास पैसों की कमी है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया कि कुछ ऐसा करें हम लोग ताकि बच्चों के लिए एक कॉमन फीचर लेकर आ जाए। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये कि जो आपको अलग अलग फीस देनी है अब वो नहीं देनी पड़ेगी अलग अलग, एक फीस रखी जाएगी, नॉमिनल होगी, जैसा कि मेरा अपना मानना है, जैसा कि मेरा सोचना है। देखिए जब इतनी बड़ी कोशिश की गई, इतनी बड़ी कवायद की गई, तो स्वाभाविक सी बात है कोई बहुत बड़ी फीस आपसे नहीं रखी जाएगी, फीस को रिड्यूस ही करना था तभी तो किया गया। तो नॉमिनल फीस रखी जाएगी जो बच्चा आसानी से दे सकता है और फिर वो अपने एग्जाम को दे सकता है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आती है, हम फॉर्म भर देते हैं और पता चला हम रहने वाले हैं दिल्ली के और हमारा सेंटर पड़ा हुआ है पटना। अब दिल्ली से पटना पहुंचने की कवायद करनी है और सिर्फ आप तो है नहीं कि अकेले पटना जाना है और आपके लिए ट्रेन खड़ी, आप आराम से बैठ गए 2, 3, 4, 5 बोगी जब तक आपका गंतव्य ना आ जाए, जब तक आपका स्टेशन ना आप टहलते रहे, ऐसा भी नहीं है। हुजूम है, भीड़ है, मास है जो उन ट्रेनों में सवार हो जाता है और किस तरीके से यात्रा पूरी होती है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब आपको अलग अलग जगहों पर जो लंबी दूरी करके, खासकर रेलवे के एग्जाम अगर देखे जाए तो पता चला रहने वाला बेचारा नॉर्थ ईस्ट का है और एग्जाम देने के लिए उसको जाना पड़ रहा गुजरात, तो एक छोर से दूसरे छोर जिसमें एक लंबा चौड़ा डिस्टेंस कवर करना है, थकान भरा है, थका हुआ लड़का पहुंचता है और वो एग्जाम देने, क्योंकि दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर वो थका हुआ है, तो कई एक बार इन थकान का भी प्रभाव आपके एग्जाम पर पड़ जाता है। तो इनसे का छुट्टी मिलने वाली है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर्स जो है वो ढेर सारे डेवलप किए जाने की बात कही गई है। अप्रोक्सीमेट 1000 सेंटर्स होंगे, अभी हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो जो भर्तियों का जो अलग अलग बोझ, एसएससी अलग एग्जाम करा रहा है, ढेर सारे फॉर्म उन पे पड़े हुए हैं और ये वही बच्चे हैं जो रेलवे का फॉर्म भरे हैं और वही बच्चे हैं जो बैंक का फॉर्म भरे हैं, यानी वही बच्चे बार बार के घूम घूम कर अपना डेटा, अपना फॉर्म देते चले जा रहे हैं और हर संस्था उनको अपना अलग अलग छांटबीन कर रहा है, अलग अलग उनके लिए एडमिट कार्ड बना रहा है, अलग अलग उनके सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग रोल नंबर दे रहा है, यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी कवायद इन एजेंसियों पर भी पड़ी हुई है वहां पर, और जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कई एक बार एग्जाम डिले हो रहे हैं। जिस एग्जाम को अगले 6 महीने में हो जाना चाहिए वो अगले 18 महीने बाद भी जाकर नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही बन रहा है। इस सारी पूरी प्रोसेस में सरकार के ऊपर भी खर्चों का बोझ है। एजेंसी भाई देखिए उनके पास जब ये सारे चीजें आएंगी तो वो काम करेंगे तो उनके ऊपर खर्चा भी बढ़ेगा। तो बार बार जो ये एक्स्ट्रा बर्डन संस्थाओं को उठाना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा बर्डन आपको जो उठाना पड़ रहा है बार बार के फॉर्म भरते हुए, तो इसको कम कर दिया जाए। लीगल एस्पेक्ट पर अगर बात करें तो पता चला एसएससी का एग्जाम दिया, आंसर शीट में आपका 1-2 क्वेश्चन आंसर जो है वो वेरी कर गया। अब आप पता चला एसएससी के साथ जो है लीगल मसले पे पड़े हुए हैं, वहां पर अगला अलग मसला चल रहा है, बैंकिंग का अलग चल रहा है, रेलवे का अलग चल रहा है। अब इससे क्या हो जाएगा कि एक जगह पर आपके सारे बातों की सुनवाई होगी, एक जगह पर आपकी सारी दिक्कतों को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ढेर सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। करीब करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चा, ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार बेचारा इधर उधर परेशान होता रहता है। तो वो परेशानी से बचाने की कोशिश है। ये जो समय का खर्चा हो रहा है, ये जो आपकी शरीर की ताकत जा रही है, जो मानसिक रूप से आप व्यथित हो रहे हैं, इसको अगर कहीं और लगाया जाए तो जो हम लोगों का एक ग्रोइंग इंडिया है, जो हमारा बढ़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है, इसे और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सारी चीजों को अगर रोक लिया जाता है तो। अब बात यह आती है कि साहब सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या? तो देखिए इसमें होगा क्या कि आपसे एक एग्जाम करवाया जाएगा। एक एग्जाम का मतलब एक संस्था होगी जो कि एक एग्जाम करवाएगा। अब ये एक एग्जाम जो होगा 1 साल में 2 बार होगा। ध्यान रखिएगा 1 साल में ये 2 बार एग्जाम होगा। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो जेईई मेंस वाले जो एग्जाम हो रहे हैं, देखिए 1 साल में 2 बार 6-6 महीने के गैप पे करवा रहे हैं। अब उससे फायदा क्या मिल रहा है आपको? कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी एग्जाम को देने की मिल रही है,
पिछली बार जब पहली बार एग्जाम दे रहे थे, शुड बी पॉसिबल, किसी कारण से हो सकता भाई तबीयत खराब रही हो या किसी एक कारण से मेरा पेपर खराब हो गया किसी कारण से, तो अब पता चला कि उस परेशानी में पड़े यार पेपर खराब हो गया, अब मौका मिलेगा बहुत दिनों बाद, अगले साल जाकर, हो सकता है उसके अगले साल जाकर। तो इस तरह का जो दूरी बनता है जो आपके उम्र की जो निर्धारण है उसको भी कहीं ना कहीं कम कर देता है, तो उससे बच जाएंगे। तो एटलीस्ट ये मानकर चलिए कि 6-6 महीने के दौर पर एग्जाम होगा। अभी संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसा कोई ड्यूरेशन दिया नहीं गया है, ये अजम्पशन है, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं इस तरह से की जा रही, तो वैसा ही कुछ यहां पर होगा। तो यानी एक साल में आपको 2 बार एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा, एक साल में 2 बार। अब देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम के जो अलग अलग लेवल होंगे तो 3 लेवल पर एग्जाम होने वाला है। जैसे आपका एक एग्जाम होगा 10th क्लास, यानी वो बच्चे जो कि 10th पास होंगे, अगर 10वीं पास हैं तो भी आप एग्जाम यानी किसी नौकरी को पा सकते हैं। कुछ एग्जामों में एलिजिबिलिटी 10th क्लास तक की होती है, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें एलिजिबिलिटी को 12th क्लास तक रखा गया है, 12वीं क्लास। जैसे एसएससी का CHSL एग्जाम, ये 12वीं का बच्चा जो पास कर चुका है वो देगा। और एक सबसे अंतिम एग्जाम होगा जो कि आपका स्नातक, जिसे ग्रेजुएशन के तौर पर कहा जाता है, और अमूमन भारत के अधिकांश एग्जाम जो होते हैं वो इसी ग्रेजुएशन लेवल पर ही होते हैं। यानी हम लोगों को 3 अलग अलग तरीकों का एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ठीक। यानी वो बच्चे जो 10th पास हो चुके हैं, 11वीं 12वीं में है, वो अपने परीक्षा को दे सकते हैं जिस पर वो एलिजिबल है, 2 बार, एक साल में 2 बार, ठीक है, 2 बार एग्जाम होगा। इसी तरह से वो बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं, BA BSc BCom, जिसमें जो भी आपका ग्रेजुएशन का पार्ट हो, उसको 12वीं क्लास का बाद का बच्चा दे सकता है 2 बार। इसी तरह से ग्रेजुएशन से जुड़े हुए बच्चे, यानी जो बच्चा ग्रेजुएट हो गया है, जो कि बैंक के एग्जाम देता है, एज लाइक PO का है, एज लाइक आपका क्लर्क का है, SSC का CGL वाला एग्जाम होता है, इस तरह के ढेर सारे एग्जाम, तो उनको भी वो एक साल में 2 बार दे सकता है। यानी एक साल में 2 बार परीक्षा होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर लेवल वाइज चल जाएंगे हम लोग तो ये टोटल एग्जाम होगा आपका 6 बार, ठीक है ना। अब इस पूरे 6 के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, ये अलग अलग लेवल पर हो रहा है ना। तो एक साल में इस संस्था के द्वारा 6 एग्जाम करवाए जाएंगे इन अलग अलग लेवल पर। आप इनमें से किसमें आते हैं, आपको पसंद करना है, आपको सेलेक्ट करना है। आप जिसको भी सेलेक्ट करोगे, एज लाइक अगर आप बैंकिंग के लिए, CGL के लिए, बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का 2 बार होगा, तो आपको एक साल में 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अच्छी बात यह है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, ठीक है, और बार बार फीस भी नहीं देनी है। देखिए, बार बार आपको फीस भी नहीं देनी होगी। दूसरी बात यह कि जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो ऑनलाइन, अब तो खैर वैसे भी सारा सिस्टम ऑनलाइन ही हो गया है, देश दुनिया पूरी ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन प्रोसेस तो वैसे भी होना है, एग्जाम भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस पर ही होने वाला है। तो कुल मिलाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे, एक ही संस्था को देंगे, जिससे उनको आपका रोल नंबर, आपका एडमिट कार्ड, आपके मार्क्स जो डिस्प्ले किए जाएंगे आफ्टर एग्जामिनेशन, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो कहीं ना कहीं सहूलियत हो जाएगा आसानी से करने का। अब उदाहरण के तौर पर हम लोग ये मानकर चलते हैं कुछ देर के लिए मेरिट को लेकर आपको कितने नंबर मिले। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी वैसे संस्था ने बताया नहीं कि वो कितने नंबर का पेपर कराने जा रहा है, उसमें कितने सवाल आने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा, एक उदाहरण के तौर पर। तो अगर 100 नंबर का पेपर है आपका, तो 100 नंबर का जो पेपर आपका होगा, इस पेपर में अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर आपने पहली बार एग्जाम दिया और पहली बार आपके एग्जाम में नंबर आ जाते हैं, मान के चलते हैं 92 आ गया फर्स्ट एग्जाम, और फर्स्ट एग्जाम में आपका फर्स्ट एग्जाम में आपके नंबर आ गए 92, ठीक है। और ठीक 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद ये संस्था तय करेगा, सरकार तय करेगी कि दूसरी बार कब कराएंगे। अब आपने सेकंड वाले एग्जाम में जब आपने दिया तो अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश ऐसा हो गया कि आपके नंबर आ गए 80, 85, कुछ भी मान लेते हैं, 80 नंबर आ गया, 85 नंबर आ गया, यानी पहले वाले से कम आ गया।
अब जब पहले वाले से कम आ गया तो आपका कौन सा मेरिट काउंट किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो आपके अधिक नंबर वाला होगा ये आपका काउंट किया जाएगा, यानी कि आप जिसमें ज्यादा नंबर लेकर आए हैं वो काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये मेरिट यानी ये स्कोर कार्ड आपके 3 साल तक के लिए वैलिड हो जाएगा। अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। एग्जाम की लैंग्वेज, अब देखिए इतना बड़ा संस्था है, पूरे भारत के लिए बन रहा है और भारत के संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन इस एग्जाम के द्वारा, इस संस्था के द्वारा 22 भाषाओं में तो नहीं, हाँ 12 भाषाओं में एग्जाम लिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी तो कॉमन लैंग्वेज है, वो तो रहेगी, इंक्लूडिंग यानी इंग्लिश और हिंदी मिलाते हुए कुल मिलाकर 12 अलग अलग प्रमुख भाषाओं में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी जो भाषा को लेकर एक दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत भी अब कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है। जैसे मान लिया कि इंग्लिश हिंदी में तो होगा ही, अगर आप गुजरात से हैं तो आपके पेपर में गुजराती भाषा भी आ जाएगी। हो सकता हो किसी कारणवश हिंदी का कोई भाषा, कोई शब्द न समझ पाए तो एटलीस्ट गुजराती में से जो बोला जा रहा होगा वो समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाषाओं का बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा आपके आने वाले एग्जाम पर। ठीक, सारे के सारे जो पेपर रखे जाएंगे, और फिर ऑब्वियस सी बात है कि अगर 6-6 महीने पर, 4-4 महीने पर या जो भी टाइम स्लॉट डिसाइड किया जाएगा, अगर इस तरह से एग्जाम कराए जाएंगे तो वो पेन कॉपी पर लेंदी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर लंबी प्रोसेस पर आप चले जाएंगे तो फिर आप जल्दी जल्दी एग्जाम नहीं करा पाएंगे। वैसे भी आप पिछले कई सालों से देखें अगर, तो हम लोगों का जो एग्जाम हो रहा है प्री वाला, वो आपके मल्टीपल चॉइस को लेकर, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, ढेर सारे एक सवाल जिसके 4 या 5 ऑप्शन हुआ करते हैं, तो उस तरह से सवाल पहले से भी पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम सिर्फ प्री लेवल पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीईटी जो एग्जाम होगा ये सिर्फ और सिर्फ प्री लेवल पर होगा। यानी इसके जो मेंस के एग्जाम होंगे, टीयर 2, टीयर 3 जिसे कहा जाता है, वो सारे के सारे संस्थाएं अपने आप से कराएंगी। ये सिर्फ प्री लेवल पर है। तो ठीक है, चलिए एक कदम ही सही, कुछ तो सहूलियत मिलेगी हम लोगों को। ठीक, फिर हम लोग अभी बात कर रहे थे इस नंबर को लेकर। तो जो आपका नंबर है ना, ये जो आपका मेरिट होगा, ये आपके एग्जाम देने के अगले 3 सालों तक कंटिन्यू रहेगा। यानी जो भी आप मैक्सिमम नंबर लेकर आएंगे वो माना जाएगा। ठीक, अगर आपने दूसरा पेपर दिया, यानी कि अब आप अगले साल फिर पेपर देते हैं और उस साल आपका 92 से ज्यादा नंबर आ जाता है, तो फिर उस कंडीशन में आपका जो 95 नंबर आया वो मेरिट में काउंट हो जाएगा। यानी प्रत्येक एग्जाम में अगर आप अच्छा नंबर ला देंगे तो वो आपका काउंटेबल होगा। उससे कम नंबर वाला जो मेरिट होगा वो अपने आप हटा दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको अलग कर दिया जाएगा। ठीक, अब समस्या ये आ रही है कि साहब कई सारे एग्जाम होंगे। अब अगर कई सारे एग्जाम जो अलग अलग सेंटर पर, तो सेंटर के लिए मैंने अभी आपसे बताया था कि हर जिले में कम से कम एक सेंटर तो बनाया जाएगा, मिनिमम एक सेंटर तो बनाया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि 1000 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाए। एटलीस्ट एक जिले में मान के चलिए लगभग 2 सेंटर हो सकते हैं। तो इन 2 सेंटर पर आसानी से आप अपने जिले के अंदर बैठे बिना कहीं आए जाए, जो पब्लिक कन्वेंस है या अपना स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, जिस भी माध्यम से 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के दायरे में आपको ट्रेवल डिस्टेंस करनी होगी और एग्जाम देना होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक, अब अगर बात किया जाए लेवल, एज लेवल को लेकर कि आयु सीमा का निर्धारण क्या है, तो अभी परेशान मत होइएगा। आयु सीमा के निर्धारण के लिए अभी तक कोई भी नियतांक घोषित नहीं किया गया है। जैसे अगर हम लोग बैंक की बात करें तो देखिए बैंक के एग्जाम में ये उम्र, कुछ एग्जाम में 25 साल और 28 साल होती है। तो जो भी आपकी मैक्सिमम उम्र निर्धारित की गई है वो रखी जाएगी। SC, ST, OBC के लिए और फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो भी उम्र का परिवर्तन रखा गया है, यानी अभी भी जो थोड़ा बहुत 2 साल 1 साल का जो भी आपको मौका मिल पाता है वो अभी कंटिन्यू रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो एज लिमिट जो है आपकी वो अभी वही रहेगी जिस एग्जाम के लिए चल रहा था। रेलवे 30 इयर्स का लेता है तो वो अभी उसी तरह से रखा जाएगा। SSC 28 साल 25 साल अलग अलग रखता है, वो ऐसे ही रखा जाएगा। इट शुड बी पॉसिबल कि हो सकता हो कि अभी
कुछ इस पर फाइनल फ्रेमिंग की जाए तो एज लिमिट को इन सब के आधार पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो उसके लिए परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है कि एज लिमिट क्या होगा, क्या होगा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी छूट आपको मिल रही थी SC ST वाली, OBC वाली, PWD वाली, वो आपको मिलती रहेंगी, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अच्छी बात आपको एक और बता दें, जो स्कोर कार्ड डिक्लेयर किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर तो एलिजिबल है ही है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा वो तो मान्य होगा ही होगा जितनी भी परीक्षाएं होने जा रही हैं। अगर कोई राज्य सरकार चाहता है कि हम इस CET के मेरिट लिस्ट को भी अपने एग्जाम यानी अपने जो सरकारी नौकरियां जो राज्य सरकार की हैं उसके लिए भी हम ले सकते हैं, तो राज्य सरकार इस बात के लिए कहीं ना कहीं आजाद है, वो ये काम कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि इसके लिए कुछ फीस वगैरह रख दी जाए स्टेट को कि ये फीस आप ले लीजिए और आपको मेरिट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी तरह से राज्य, केंद्र शासित राज्य के साथ साथ अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज लाइक टाटा, बिरला, रिलायंस ऐसी बड़ी कंपनियां भी चाहती है कि मैं भी अपने यहां सिलेक्शन करूं, तो ऐसे बच्चों का जो कि योग्य है, कैपेबल है, पढ़ने लिखने में काबिल है, मेहनती है, तो अगर वो चाहते हैं कि वो इस मेरिट लिस्ट को लेना चाहते हैं तो उस मेरिट लिस्ट को भी दे दिया जाएगा कि ये लीजिए साहब, ये मेरिट है, इतने लोगों को हमने इन एग्जामों के लिए छांट लिया है, ये इस स्टेट ने ले लिया है, अब ये बच्चे बचे हुए हैं जो कि आपके पास आ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको बता दिया कि इस मेरिट लिस्ट से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। एक और चीज जो कि पहले से आपके सामने ड्रॉ है, 10वीं क्लास का अलग एग्जाम, 12वीं क्लास का अलग एग्जाम और ग्रेजुएट वाला अलग अलग एग्जाम होगा। यानी कि 10वीं पास बच्चा अपने एलिजिबल पोस्ट को एक साल में 2 बार, और 12वीं क्लास का बच्चा जो पास कर चुका है 2 बार, और ग्रेजुएशन वाला बच्चा 2 बार, यानी ओवरऑल 6 बार एग्जाम होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप 6 एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं, मैं ग्रेजुएट हूं और मैं इन तीनों में कहीं ना कहीं एलिजिबल हूं, तो फिर मैं 3 ही एग्जाम दे पाऊंगा, ठीक है, एक इसका और एक इसका, 6 एग्जाम नहीं दे पाऊंगा फिर, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा जिसमें ऐसा कर सके, क्योंकि अगर मैं ही सब में भर दूंगा तो पता चला फिर वही भेड़ चाल वाली पोजीशन आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो इस पर एक अभी प्रॉपर गाइडलाइन अभी नहीं बनाई गई है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि इस अगर तीनों भरते हैं तो आप एक साल में 3 एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये अलग अलग आपके जो अब प्री तो हो गया, इससे प्री हो गया। अब बात आती है मेंस को लेकर, इसके बाद वाला टियर 3 को लेकर, वो कौन कराएगा? तो वो अब आपका NRA नहीं कराएगा, उसे संबंधित संस्था कराएगी। SSC के लिए मेरिट दे दी गई, भैया इतने से बच्चे आपके इस मेरिट से इस मेरिट तक बच्चे आएंगे जो कि प्री पास कर चुके हैं, अब आप मेंस कराइए इनका। बैंक को दे दिया गया कि भाई इतने से इतने बच्चे मेरिट के हमने पास कर दिए हैं, ये एलिजिबल हैं, अब आप इनका मेंस का एग्जाम कराइए। तो वो मेंस के एग्जाम संबंधित संस्था यानी कि IBPS, SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वो अपने हिसाब से कराएगा। अगले टियर 2, टियर 3 इंटरव्यू जो भी होगा वो उसको इस हिसाब से कराता चला जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के लिए पहले 3 साल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा NRA को जो बजट सैंक्शन किया गया है वो है 1517.57 करोड़ रुपए, यानी मोटे तौर पर मानकर चलिए कि करीब करीब 1500 करोड़ से ज्यादा पैसा यानी कि फंड एलोकेट कर दिया गया है, जो कि काम किया जाएगा आपका 117 जिलों के अंदर, जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किए जाएंगे। तो अगले 3 साल में बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए सरकार ने एक अच्छा प्रावधान किया कि दूर मत जाओ, अपने जिले में रहो, अपने घर में एग्जाम दो, आसानी से दो, बिना स्ट्रेस के एग्जाम दो। और अच्छी बात तो यह है कि बार बार अलग अलग जो एग्जाम देते हैं, अलग अलग मेरिट में आने की कवायद जो रहती है, धीरे धीरे करके जो हताशा भी आने लगती है, उससे बच्चों को निकालना, उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना और उन्हें जल्दी से जल्दी अच्छी जगहों पर प्रस्तुत करना, अच्छी जगहों पर ले जाना, ये इनका उद्देश्य है।
ठीक, तो ये आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बी और सी के लिए रखा गया है। ये अभी तक की प्रस्तुत की गई जानकारियां हैं सरकार के द्वारा। आने वाले समय में अब ये एग्जाम कब से होगा, इसका एडवर्टीजमेंट कब से आएगा, इन सब पर अभी कोशिशें चल रही हैं, इन सब पर बैठकें चल रही हैं। जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाएगा, लेकिन तब भी मानकर चले कि ये साल लगभग खात्मे के तौर पर है। हम लोग 8वें महीने के 20 तारीख तक आ चुके हैं, 19-20 तारीख तक, यानी अगस्त का महीना खत्म है। सब कुछ बहुत जल्दी कर भी दिया जाएगा, तो मानकर चले कि अभी कम से कम 6 महीने तो लग जाए। यानी अभी आपके जनवरी 2021 तक तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। उसके बाद इस तरह के एग्जाम की कवायद शुरू होगी। इसका मतलब यह है कि आपने जो पुराने फॉर्म भर रखे हैं, एसएससी का, बैंक का, जिसका भी, वो सारे एग्जाम होंगे, पहले की तरह से होंगे जैसे हो रहे थे। अगले आदेश तक उसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन दिमागी तौर पर आप अपने आप को तैयार करके रखें कि आने वाले समय में आपका प्री का एग्जाम एक ही होने वाला है। और यही नहीं, आने वाले समय में ये 3 बोल्ट नहीं जो हम लोग बात कर रहे थे, यही नहीं, डीआरडीओ और भी कई सारी संस्थाएं, डिफेंस वगैरह सब इसमें जुड़ जाएगा। यानी बहुत बड़ा संस्था हो जाएगा। आपके लिए ढेर सारी वैकेंसी होंगी जो मिलती चली जाएंगी। आप किस मेरिट पर आते हैं उस मेरिट के हिसाब से आपको वैकेंसी मिल जाएगी। यानी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेहनत करना है, अच्छे जगह पर, अच्छे पद पर पहुंचने के लिए अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है। सरकार आपके पास कहीं ना कहीं पहुंचकर आपसे एग्जाम कराने की बात कर रहा है। अगली आज जानकारी तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। जैसे ही अगली जानकारी सरकार के द्वारा, संस्था के द्वारा आपको दिया जाएगा, हम लोग फिर अगली जानकारी को साझा करेंगे जल्दी से जल्दी। तो लग जाइए, मेहनत करिए, बेस्ट ऑफ लक, भविष्य उज्जवल है। थैंक यू।